गुड मॉर्निंग विद्यार्थीगण। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। द प्लेटफॉर्म का प्रयास आप सभी विद्यार्थी पढ़े और ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाए। हमारा संस्थान मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर, लॉन लक्ष्य कोचिंग सेंटर, बिजुबिका और द प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल्स स्टेशन रोड हिसुआ में लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन क्लास का पुनः प्रारंभ किया जाएगा। तो आइए विलंब न करें, आज हम वर्ग 10 यानी वर्ग 10 के छात्र एवं छात्राओं के लिए इतिहास का लेसन 2 समाजवाद एवं साम्यवाद की चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल इसे ध्यान पूर्वक समझिए, सुनिए और लिखिए। बार बार बोलते हैं, कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम देर ना करेंगे और इसका एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप लोग सारा टॉपिक को ध्यान पूर्वक समझिए, ध्यान पूर्वक देखिए प्लीज। तो सबसे पहले समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? समाजवाद क्या है? देखिए, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो निजी स्वामित्व यानी किसी खास व्यक्ति का अधिकार को विरोध करता है और एक सामूहिक स्वामित्व, चाहे उत्पादन के कोई भी संसाधन उस पर सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक यानी सरकार का वर्चस्व, सरकार का नियंत्रण को मानता है, उसे हम लोग समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। और समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था का शुरुआत हुआ था रूस से। कहां से हुआ था? रूस से। और ऐसी व्यवस्था को लाने का श्रेय कई विद्वान थे, जिनमें एक विद्वान का नाम था कार्ल मार्क्स। क्या नाम था विद्यार्थीगण? कार्ल मार्क्स थे। तो कार्ल मार्क्स के बारे में पहले सुनिए। पूछता है कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों को लिखे। तो जो कॉपी खोल रखे हैं तो बोल रहे हैं, तो सुनिए तो लिखिए। बोलता है कार्ल मार्क्स, यहां पर देखिए, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों, जो ऐसी विचारधाराओं का उदय किए, जो ऐसी विचारधाराओं को फैलाने में अपना अहम योगदान दिए। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म था 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर में हुआ था। वो यहूदी परिवार में थे। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था और वे आगे चलकर ईसाई धर्म ग्रहण किए। लेकिन 1843 में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिए और उसके बाद ये मेंटेस्क्यू के विचारों के बिल्कुल समर्थक थे, मेंटेस्क्यू के विचारों को बिल्कुल मानते थे और इनके विचारों का इन्होंने गहन अध्ययन किए। बाद में 1844 में इंग्लिश से इनकी मुलाकात हुई, जिससे इनके जीवन में काफी परिवर्तन आया और इनकी मित्रता भी हो गई। फिर इन्होंने श्रमिक जो मजदूर थे उनके कष्टों के बारे में लोगों को जाना, बताएं और दोनों ने साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा गया। और इतना करने के बाद कार्ल मार्क्स ने 20 में गिने चुने चिंतकों में से एक हो गए। फिर उन्होंने 1867 में दास कैपिटल नामक एक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। उसके बाद इनके कुछ सिद्धांत थे, जिसमें द्वैतात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, फिर राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना करना इनका मूल उद्देश्य था। यह था कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ जानकारी जो अभी आपको हम दिए और बताए। अब आते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो कि किस प्रकार से हम बोल सकते हैं क्यों समाजवाद का विकास रूस में ही हुआ, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही क्यों किया गया। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिससे रूस में रूसी क्रांति के कारण साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया। क्यों किया गया? आखिरकार रूसी क्रांति क्यों हुआ, क्या कारण था, मूलभूत क्या कारण था? तो आइए सबसे पहले 5 नंबर का सवाल, अभी कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े, वो भी 5 नंबर का था सवाल, लेकिन अभी हम बताएंगे आप लोग को रूसी क्रांति के कारणों के बारे में। ये भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर का ही पूछता है, तो ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले रूसी क्रांति के कारण देखते हैं। पहला है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। देखिए, रूसी क्रांति से पहले वहां का राजा का नाम था जार निकोलस। क्या नाम था? जार निकोलस, जो कि एकदम निरंकुश था, तानाशाह था
और शासन की बागडोर जैसे कि राजा चलाना चाहिए था वो राजा के भांति नहीं चला रहा था, अयोग्य था, मतलब राजा बनने के लायक नहीं था, फिर भी वो राजा बना हुआ था, जिसके कारण लोगों ने आवाज उठाया। एक क्रांति का पहला कारण था। दूसरा है कृषकों की दयनीय स्थिति। राजशाही शासन तो था ही, साथ ही साथ किसानों की स्थिति बिल्कुल दयनीय थी। ना तो वहां उत्पादन बढ़िया से हो रहा था और ना ही उत्पादन करने के लिए राजा की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे थे, और उल्टा उन पर कई प्रकार के कर लगा दिए गए थे, टैक्स लगा लिया जाता था। भूखा, बाढ़, सूखा आदि के समय में भी किसानों को लगान देना पड़ता था, जिससे उनकी स्थिति बद से बदतर होते गए और महाजनों के चंगुल में, कर्ज के चंगुल में ये दबते गए, जिसके कारण इन्होंने क्रांति की लहर दौड़ी। तीसरा है मजदूरों की दयनीय स्थिति। देखिए मजदूर वर्ग भी राजा के शासन पद्धति से काफी असंतोष थे। मजदूर को बिल्कुल एक सीमित वर्ग में समेट दिया गया था। उन पर पूंजीपति द्वारा, जो फैक्ट्री कल कारखाने के मालिक थे, उन पर कई प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, है ना, जिसके कारण मजदूर वर्ग में भी क्रांति की लहर दौड़ा। देखिए मजदूर, किसान या अन्य श्रमिक या अन्य गरीब लोगों का एक वर्ग था जिसे सर्वहारा वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? सर्वहारा वर्ग कहा गया था। इसको भी लिख लीजिएगा। चौथा है औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या, देखिए बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि कृषि कार्य में तो ऐसे पिछड़ा हुआ था और बेरोजगारी बढ़ गया था, और साथ ही साथ कोई ऐसा कल कारखाना नहीं था जो लोगों को पर्याप्त रोजगार दिला सके, जिसके कारण क्रांति की लहर दौड़ना लाजमी था। फिर रूसीकरण की नीति। देखिए रूस जो था कई भागों में बटा हुआ था, तो उसको एक करने के लिए, रूसी सोच लाने के लिए सभी ने राजा के खिलाफ आवाज उठाई। जितना पॉइंट के बारे में बोले विद्यार्थी ने सबको लिखना है और डैश देकर उसके बारे में वर्णन करना कॉपी में। ऑफलाइन क्लास में सबसे पहले हम सबका फेयर कॉपी चेक करेंगे, तो प्लीज आप लोग अभी से सतर्क रहिए। लॉकडाउन में घर पे रहिए लेकिन पढ़ाई करते रहिए, आपको वर्क दे रहे हैं। खूनी रविवार। देखिए खूनी रविवार भी क्रांति का एक मूल कारण था। एक खूनी रविवार के बारे में लिख सकते हैं कि देखिए घटना क्या है ना कि 1905 की घटना है, जब जापान जो एशिया का छोटा सा मुल्क था उसने रूस को हरा दिया। किसको हरा दिया? रूस को हरा दिया। और रूस इतना विशाल देश था, वहां का जनता को बड़ा अपमानित लगा कि मामूली सा देश रूस को हरा दिया। राजा की, मतलब इसमें राजा की खराबी थी जो कि वो युद्ध बढ़िया से नहीं लड़ पाया। तब वहां की जनता ने जार की महल खंड स्थित सेंट पीटर्सबर्ग की ओर वहां गया, रोटी दो के नारे लगाते हुए कि भागो यहां से। तब जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दिया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। वह दिन रविवार था, इसलिए उसे क्या कहा गया? खूनी रविवार कहा गया। समझिए। दूसरा है अक्टूबर की क्रांति। देखिए इसको 3 नाम जानते हैं। अक्टूबर की क्रांति को कितने नाम जानते हैं? 3 नाम से। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, नवंबर की क्रांति कहते हैं, 1917 की क्रांति भी कहते हैं, और अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। देखिए अक्टूबर की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति क्या होते हैं? देखिए बोल्शेविक एक संगठन था जिसका नेतृत्व लेनिन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लेनिन। बोल्शेविक क्रांति के बारे में जानिए, या अक्टूबर की क्रांति के बारे में क्या, क्यों कहा गया इसे अक्टूबर क्रांति। देखिए बोलता है नवंबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने जितना भी सरकारी भवन था, पेट्रोग्राद, डाकघर, रेलवे स्टेशन, सब पर अपना कब्जा कर लिया। जिसके बाद वहां की सरकार रूस छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाकर भाग गया, जाके छुप गया, जिसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति या नवंबर 1917 की क्रांति कहते हैं। लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह दिन 25 अक्टूबर की थी। कब की थी? 25 अक्टूबर की थी, इसलिए इसे हम लोग अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। खूनी विवाद हो गया, अक्टूबर क्रांति हो गया। अब आते हैं नई आर्थिक नीति। जब रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन समाप्त हो गया तो रूस में एक नई आर्थिक नीति लाई गई थी, जिससे लोगों को लगे कि जो लोग परेशान थे, बेहाल थे, तब लेनिन ने 1921 में, कब लाए थे? 1921 में नई आर्थिक नीति लाए थे।
और यह कुछ मामलों में कुछ हद तक पूंजीवादी दुनिया से टकराने वाली बात थी, है ना। और इसमें क्या क्या कड़े कदम उठाए गए थे 1921 की आर्थिक नीति में, कॉपी कलम साथ रखिए, लिख सकते हैं। पहला था कि किसानों से अनाज लेने का स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया और बचा हुआ जो भी अनाज होगा वो किसान का हो गया। ओके। दूसरा बात था कि जमीन राज्य की रहेगी, जमीन सरकार की रहेगी, लेकिन व्यवहार यानी उसका उपयोग किसान करेंगे। तीसरा बात था कि 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दे दिया गया। जहां भी 20 से कम कर्मचारी है वो को क्या आदमी चला सकता है। चौथा था कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, है ना, और काफी चीजों में छूट भी दिया गया। पांचवा था कि विदेशी पूंजी को सीमित कर दिया गया, इसलिए किया गया कि ज्यादा देश पर कर्ज ना बढ़े। छठा था कि व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा को भी राजकीय एजेंसियां यानी जो आपकी संपत्ति है और जो बीमा करवा रहे हैं उसे भी सरकार द्वारा चलाया जाएगा। फिर विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और रूस में एक नई व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था लागू हुआ। अब ये सब होने के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये 5 नंबर का सवाल आता है कि रूसी क्रांति के प्रभावों को तो लिखे। तो आइए सुनिए, तो लिखिएगा रूसी क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव थे। पहला प्रभाव सुनिएगा कि इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग सत्ता रूस में कामयाब हुआ, यानी गरीबों का सत्ता, जनता का सत्ता रूस में स्थापित हो गया। दूसरा, क्रांति के बाद विचारधारा के 2 स्तर बट गए, एक साम्यवादी विश्व और एक पूंजीवादी विश्व। जैसे कि अभी आप रूस देखिए, वहां पर साम्यवादी है और अमेरिका देखिए पूंजीवादी है। ये सब प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, तीसरा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध हुआ, जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। उसका अंत 1991 में होता है सोवियत संघ के विघटन के साथ। चौथा था कि रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में नवीन आर्थिक मॉडल आया, मतलब आर्थिक विकास के लिए नए नए आर्थिक मॉडल रूस में लाया गया। और पांचवा था कि इस क्रांति की सफलता में एशिया और अफ्रीका के जो भी उपनिवेश थे, जो गुलाम थे, उन्हें भी मुक्ति पाने का मार्ग मिलना प्रारंभ हो गया, है ना, मुक्ति पाने का मार्ग प्रारंभ हो गया। ये था रूसी क्रांति के प्रभाव, जो कि आपको लिखना है, फेयर कॉपी बनाना है, हम चेक करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए या लिखिए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1961 में हुआ। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया। यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किए थे। लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था और ब्रेस्ट-लिटोव की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। रूसी क्रांति के समय वहां के शासक जार निकोलस द्वितीय थे। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किए थे। नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ। रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो यह था हमारा लेसन 2 वर्ग दशम के छात्र एवं छात्राओं के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, जब तक समझ में आवे समझिए। नहीं आने पर हमें कमेंट करके बताइए, हम इसको और सरलता पर बताएंगे। लेकिन जितना भी क्वेश्चन बताए हैं ये बोर्ड ध्यान पूछेगा, ये ब्रह्मा का लकीर है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। बाय बाय।